बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एम.कॉम। आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे मेन टॉपिक हमने मोस्टली डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और एक दो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उससे रेलेवेंट डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो है शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। मैं इससे पहले ये बताता चलूँ कि हमारे जो एक दो टॉपिक और हैं वो थोड़ा मिक्सचर हैं कुछ और टॉपिक्स का, जो हमने पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। नई हेडिंग के साथ वही, मतलब नए टॉपिक नेम के साथ वही क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो वाले हैं, वो अभी हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पास जो बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं बड़ा इजीली। हर एक चैप्टर के साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कॉलेज में आ सकें या कॉलेज में मुझे अप्रोच कर सकें किसी भी तरह से, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स भी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके नोट्स भी हैं। वो मैं आप लोगों को उसकी हार्ड कापी प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा भी आपके पास जो बुक्स हैं बीकॉम लेवल की जो बुक्स हैं वहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके जो इस पेपर का जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको ना नोट्स में से मिलेंगे और ना ही जो आपकी बुक है वहाँ पर मिलेंगे। वो थोड़े से डिफरेंट हैं और उनको सिलेक्ट करके हमने फाइंड आउट करके कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे वाले पेपर्स में आए हुए हैं, उनको हमने फाइंड आउट करके चंद एक क्वेश्चन ऐसे हैं उनको एक नोट्स की सूरत में यहाँ पर मैं आपके सामने आज की क्लास में प्रेजेंट करूँगा। तो वो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आप लोग उनको नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको बुक से या नोट से नहीं मिलने वाले वो आप यहीं से तैयार कर लें। मैं उनके साथ आंसर्स भी लिख लूँगा, क्वेश्चन भी लिख लूँगा और आंसर भी लिख लूँगा, और इसके साथ साथ मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका मतलब क्या है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इससे पहले शायद हमारे पेपर में ना आया हुआ हो या हमारी बुक में ना मौजूद हो, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। Question is, what do you mean by denotative meaning of word? डेनोटेटिव मीनिंग से क्या मुराद लिया जाता है? डेनोटेटिव मीनिंग क्या होते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि इनका मतलब क्या है। आंसर मैं ज़रा वैसे सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दूं। डेनोटेटिव का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उसका जो असल लिटरल मीनिंग है उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। जैसे टेबल, तो टेबल मीन्स टेबल फॉर सेंडर एंड रिसीवर। दिस वर्ड हैव फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दिस वर्ड टेबल हैव सेम मीनिंग। टेबल का मतलब है वो एक ऐसी चीज़ जो लकड़ी, प्लास्टिक या किसी और चीज़ की बनी हुई होती है जिसके चार पाए हैं और हम उसके ऊपर कोई चीज़ रख कर सकते हैं, जैसे चेयर, जैसे पेन, जैसे फ़ैन। तो सबके मीनिंग, सबके नज़दीक इसका मतलब सेम ही होता है। तो ये है डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कुछ और नहीं होगा, इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम नहीं लेंगे, इसका हम सिर्फ डेनोटेटिव मीनिंग लेंगे। अब मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। डेनोटेटिव्स आर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड।
Such words such as chair, milk, etc. have denotative meaning. Both the sender and receiver have same understanding of these words. इसका मतलब दोनों के नज़दीक एक ही होता है, दोनों में से कोई भी इसको गलत नहीं समझता. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉनोटेटिव मीनिंग्स. Connotative meanings are the meaning of the words in a context. This meaning may be different for both the sender and receiver. For example, Mr. A is a bull. So bull means an animal in our general language, and bull means a speculator who expects increase in prices in a market term. तो अगर सेंडर ने उसको मार्केट टर्म में यूज़ किया और रिसीवर ने उसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड किया, तो दोनों के मतलब डिफरेंट हो जाएंगे. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है ना वो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा. सो बुल एक कॉनोटेटिव मीनिंग रखता है. So there the word bull is a connotative word which have different meanings in context. Context में उसका मतलब कुछ और है, जहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर उसका मतलब देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसका मतलब जो है ना वो समझा जाएगा. अगर हम उसके डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है. डिक्शनरी मीनिंग में उसका मतलब कुछ और होगा, कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब कुछ और होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is difference between informative speaking and persuasive speaking. ये दो टाइप की स्पीकिंग हम यूज़ करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड परसुएसिव स्पीकिंग. तो मैं दोनों का एक इन जनरल पहले बता दूं, फिर मैं उसका आंसर भी लिख देता हूँ. इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग इज जस्ट टू इन्फॉर्म समबॉडी
अबाउट सम प्रोडक्ट, अबाउट सम आइडिया, अबाउट एनीथिंग, जिसमें हम किसी शख्स को इन्फॉर्म करते हैं। और जब हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट के मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स उस वगैरह एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसमें हमारा मकसद किसी को कन्विंस करना नहीं होता, हम जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और परसुएसिव स्पीकिंग एक ऐसी स्पीकिंग है जिसमें हम किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे सेल्स में जब सेल्स लेटर लिखे जाते हैं तो उसमें हम अपनी स्पीकिंग के ज़रिए से, या मार्केटिंग कैंपेन जब हम कर रहे होते हैं तो हम अपनी स्पीकिंग के ज़रिए से, अपनी वर्डिंग के ज़रिए से लोगों को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो कन्विंस करने के लिए जो कम्युनिकेशन की जाए वो परसुएसिव स्पीकिंग, और जस्ट किसी के मतलब इन्फॉर्म करने के लिए, नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए जो स्पीकिंग की जाए वो इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग कहलाती है। इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ स्पीकिंग्स। I know what is the answer in proper words. So this is the answer. An informative speech is a speech on a particular matter destined to raise the informative and cultural level of the listeners. हम इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव लेवल को इंक्रीज करने के लिए इंफॉर्मेटिव स्पीच करते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग कैन बी डिफाइंड एज डिस्कोर्स थ्रू विच अ स्पीकर इम्पार्ट्स न्यू इन्फॉर्मेशन. एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से जो बोलने वाला है वो नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. डेवलप अंडरस्टैंडिंग, ये पहले से पता है लेकिन लिसनर को उसकी समझ नहीं है तो वो उसको समझाता है. और री इन्फोर्सेस एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, या फिर जो पहले से मौजूद बिखरी हुई मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूमुलेट करता है. एंड इन परसुएसिव प्रेजेंटेशन शुड बी इमोशनल इन इट्स डिलीवरी. ये डिलीवरी के अतबार से इमोशनल होनी चाहिए, यानी आप दूसरे बंदे की इमोशंस को कैच करने की कोशिश करते हैं. विच सर्व टू कन्विंस लिसनर्स. मकसद क्या होता है? कन्विंस करें आप अपने लिसनर्स को दैट योर इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एंड यू केयर अबाउट दैम. आप अपनी इन्फॉर्मेशन के मतलब भी उनको ये बताएंगे कि हमारी इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, और जो लिसनर्स हैं आप उनके खैर ख्वाह हैं, आप उनकी भलाई चाहते हैं, उसके लिए ये वाली चीज़ आप उनसे करवाना चाहते हैं. तो दिस इज़ परसुएसिव स्पीकिंग. The next is
bibliography. What is meant by bibliography? बिब्लियोग्राफी एक टर्म है जो कि बुक्स में भी यूज़ की जाती है, फॉरेन ऑथर्स को अपनी बुक्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट में भी, जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है उसमें भी यूज़ की जा सकती है। और ये बेसिकली वो रेफरेंस है किसी बुक का, किसी जर्नल का या कोई और ऐसी पब्लिश्ड चीज़ का जिसको आपने रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए वहाँ से कोई चीज़ आपने हासिल की है, तो आप उसका रेफरेंस दे देते हैं कि ये वाली चीज़ मैंने फ़लाँ जगह से हासिल की है, तो इट इज़ कॉल्ड अ बिब्लियोग्राफी. So what is the answer of this particular question? Bibliography contains a reference to the book. To the book, magazine, journals and other such published sources which the author benefited from to prepare a long report. कि लॉन्ग रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए जहाँ से आपने कोई बेनिफिट हासिल किया है किसी बुक से, मैगजीन से, जर्नल से, तो आप उसका रेफरेंस दे देते हैं. इट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 5. Next question is, in which situation persuasion is necessary? इन विच सिचुएशन परसुएशन इज नेसेसरी. परसुएशन बेसिकली हमने ऊपर भी अभी पढ़ा, परसुएसिव स्पीकिंग. तो परसुएशन कहाँ पर ज़रूरी होगी? तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, किसी अच्छे काम के लिए भी, किसी बुरे काम के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. अच्छे मकासद के लिए भी, बुरे मकासद के लिए भी. लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट में देखें तो जब हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें सेलिंग के लिए परसुएशन की ज़रूरत पड़ती है. बेसिकली जिसमें हम किसी की इमोशन के थ्रू किसी को इमोशनली कैप्चर करके उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं. तो हम उसको परसुएट, कन्विंस कर रहे होते हैं, कायल कर रहे होते हैं कि वो ये काम करे. उसके हम वो तमाम चीज़ें उसको बता रहे होते हैं कि ये वाली चीज़ से आपको ये वाला बेनिफिट मिलने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो परसुएशन बेसिकली इन सेल्स लेटर और इन सेलिंग अ प्रोडक्ट, persuasion is necessary. So what is the answer in proper words? Persuasion is important for many reasons. But perhaps the most important reason is because persuasion is a powerful vehicle for significant change, for good and for ill.
when selling a product or service, your ability to use a persuasive presentation is important to your success. The next question is question number 6. Why minutes of a meeting drafted? एक मीटिंग के मिनट्स क्यों ड्राफ्ट किए जाते हैं, मतलब क्यों लिखे जाते हैं? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट इज मेंट बाय द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग. मिनट्स ऑफ अ मीटिंग मीन्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग. यानी कंपनी की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं. अगर हम कंपनी के एतबार से बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, तो इसके अलावा भी मीटिंग्स हो सकती हैं. तो वो जो मीटिंग्स हैं उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं कि शुरू से लेकर एंड तक क्या कुछ हुआ उसको एक शख्स नोट कर रहा होता है, और जो जो काम ही किए गए होते हैं, जो जो बातें की गई होती हैं, उन तमाम को नोट किया जाता है और वो मीटिंग्स कहलाते हैं. और इसको इसलिए ड्राफ्ट किया जाता है ताकि हमारी जो आने वाली मीटिंग्स हैं उसमें इसको रेफरेंस के तौर पर प्रेजेंट किया जा सके. उसमें बताया जा सके कि पिछली मीटिंग में ये वाली बातें हुई थी, ये वाली चीज़ें डिस्कस की गई थी, ये वाले डिसीजन लिए गए थे, अब हमने उससे आगे चलना है. तो इसलिए मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो ड्राफ्ट किए जाते हैं. इट्स आंसर इज़ minutes of a meeting are the proceedings of a meeting. These are drafted to present as a reference in the meetings to come. क्या अभी जो मीटिंग्स आनी है उसमें रेफरेंस के तौर पर उनको प्रेजेंट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. फंक्शनल रिज्यूमे. हमने रिज्यूमे के मतलब पढ़ा, रिज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन, इससे मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें हमने ये नहीं पढ़ा कि व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनल रिज्यूमे. तो फंक्शनल रिज्यूमे क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. फंक्शनल रिज्यूमे ये है कि जिसमें आप अपनी स्किल्स को और आप अपनी एक्सपर्टीज़ को अपनी स्किल्स को और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो करते हैं. उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि आपने पहले ये काम किया, पहले ये क्वालिफ़िकेशन हासिल की, फिर ये की, फिर ये की, फिर ये की, या उसकी तरतीब कोई भी हो सकती है कि आपने सबसे एंड पर ये वाला काम किया, उससे पहले ये किया था, उससे पहले ये किया था, उससे पहले ये किया था. या इसी तरह से एक्सपीरियंस में आप एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने फलां जगह पर जॉब की, इस जगह पर जॉब की, इस जगह पर जॉब की, इस जगह पर काम किया. तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बजाय, इस ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय, आपकी जो असल ग्रिप है आप उस चीज़ को मेंशन करते हैं. और ये उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली बड़ा बेनिफिशियल होता है जो लोग जिनका एक्सपीरियंस के दौरान गैप हो. मतलब उन्होंने अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, लेट्स सपोज टीचिंग के लिए ही आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने 5-7 साल पहले टीचिंग की थी, फिर छोड़ दी, 2-3 साल छोड़े रखी, फिर एक जगह पर की, फिर छोड़ दी. तो एम्प्लॉयर के लिए या
जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए ये कोई एक बैड साइन होगा कि इसका तो सही तरह से एक्सपीरियंस नहीं, कभी काम किया, कभी इसने छोड़ दी। तो आप इस चीज़ को प्रेजेंट करने के बजाय आप प्रेजेंट ही दूसरी चीज़ को करें। आप उनको ये बताएं कि मेरी इस चीज़ के ऊपर ग्रिप है, मैं स्टूडेंट्स को परसुएड कर सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, मेरी ये एनालिटिकल स्किल्स हैं, मेरी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बड़ी अच्छी गिरफ्त है। तो जो आपकी एक्सपर्टीज़ हो, जो आपकी स्किल्स हो, उसको आप मोर प्रॉम्प्टली आप प्रोमिनेंटली उसको आप मेंशन करें। तो इस तरह से अगर आप अपना सीवी बनाते हैं या रिज्यूमे बनाते हैं तो उसको हम फंक्शनल रिज्यूमे कहते हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर फंक्शनल रिज्यूमे इज अ टाइप ऑफ रिज्यूमे type of resume format that highlights skills and abilities as opposed to the chronological order of experience. This is a good option for people who have gaps in their professional experience. The next is, what is grapevine flow of communication? Grapevine flow of communication. What is grapevine flow of communication? कम्युनिकेशन का जो ग्रेप वाइन फ्लो है वो क्या होता है? तो ग्रेप वाइन फ्लो जैसे अंगूरों की बेल होती है, उसमें अंगूरों की बेल में कोई तरतीब नहीं होती, एक बेल दूसरी बेल के साथ अटैच्ड होती है, एक गुच्छा दूसरे गुच्छे के साथ मिक्सअप हुआ होता है। तो ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें सारे एम्प्लॉइज irrespective of their status in the company they can communicate with each other. हम इसको डायगोनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, मतलब डायगोनल कम्युनिकेशन जैसा ही है कि ग्रेप वाइन आप विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर किसी भी एक एम्प्लॉय के साथ, कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो जूनियर हो, वो किसी भी सीनियर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है और पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं, पाथ को फॉलो किए बगैर भी कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रेपवाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज द आंसर? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन is informal workplace dialogue in its purest form. It is characterized by conversation between employees, and superiors that do not follow any prescribed structure
or rule based system. Grapevine communication spreads rapidly and likely touches each person throughout the organization. यानी ऑर्गेनाइजेशन के हर शख्स को ये टच करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के हर शख्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और इसमें कोई प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर या रूल बेस्ड सिस्टम इसमें शामिल नहीं होगा कि अगर एक सबऑर्डिनेट ने, अगर जूनियर ने बात करनी है तो वो पहले अपने ऑफिसर से करे, अपने सीनियर से करे, फिर वो सीनियर अपने सीनियर से करे, फिर वो अपने सीनियर से करे, फिर वो इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव तक बात पहुँचे। इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर इसमें फॉलो नहीं किया जाता जैसा कि डाउनवर्ड या अपवर्ड कम्युनिकेशन में किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस एतबार से फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो सब तक ये वाली चीज़ जो है वो पहुँचेगी और सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई भी बंदा किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज feasibility report. What is feasibility report? तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली ये होती है कि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो आप उसके मतलब एक रिपोर्ट या एक स्टडी करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये वाली चीज़ हमारे लिए फिजिबल भी है या नहीं। ये फिजिबिलिटी आगे फिर मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, जैसे वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो सकती है कि क्या जो नया प्रोजेक्ट हम शुरू करने चाह रहे हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा, उसका पैसा लगाना बजट के लिहाज से हमारे लिए फिजिबल होगा या नहीं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो सकती है कि हमने पैसा लगा लिया, काम शुरू कर लिया, काम उसको चला भी सकेंगे या नहीं चला सकेंगे। टाइम कंस्ट्रेंट भी आ सकता है फिजिबिलिटी में कि इसमें टाइम कितना लगेगा नया काम स्टार्ट करने में, तो क्या हमारे पास इतना टाइम है, ये टाइम हमारे लिए फिजिबल है और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, जो इतना टाइम इस पर लग रहा है वो। तो फिजिबिलिटी बेसिकली एक स्टडी है जिसमें किसी चीज़ के फिजिबल होने से रिलेटेड बताया जाता है कि ये चीज़ फिजिबल होगी या नहीं फिजिबल होगी, और ये कोई एक्सपर्ट या एनालिटिकल लोग जो है वो ये वाली स्टडी करते हैं, फिर अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहलाती है। Feasibility report is a document that assesses potential solutions to the business problem or opportunities Sorry about that. I didn't hear anything. Problems are opportunities and determines which of these are viable for further analysis. So this is feasibility report
जो डॉक्यूमेंट है जो बिज़नेस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सोल्यूशन या जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके हवाले से होता है, और फिर ये देखना होता है कि वो उनमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसको फर्दर एनालिसिस के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक पर शायद आपको ना मिलें, या आप, और ये आपके पेपर्स में ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इनको एक दफ़ा रीड करें। इसके अलावा जो आपके पास बुक पर पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको स्टडी करें। अगर कोई कांटेक्ट कर सकता है तो करे, और नोट्स के फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स हैं वो भी आप हासिल करना चाहें तो वो मिल जाएंगे आपको। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का इन्हीं से आप, अगर आप बुक से भी तैयार कर लेते हैं साथ इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर सूरत में आना ही आना है, कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि आपके हर सूरत में करना ही करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हवाले से किसी भी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।